हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है सबको? सो यस, हियर वी आर। और हाँ 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 हाँ, मनी एंड क्रेडिट दिख रहा है सबको? यस। कैसे हो? एनीवेज, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम मनी एंड क्रेडिट को हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, और थोड़ा फ्लो शायद छूट गया होगा। फिर भी मेरे ख्याल से इतना स्टार्टिंग से पढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम आपको पढ़ा चुके हैं। ऑल राइट। ऑडियो वीडियो कंफर्मेशन दे दो हर बार की तरह, एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्मेशन दे दो फटाफट। ठीक है। हाँ, वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं वो अब तक नहीं मिले हैं, मेरे को पता है। वो आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। कुछ मतलब मेरे ही एंड से कुछ ये डिले हुआ है थोड़ा सा, पर मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस बहुत जल्द जो हैं आपको मिल जाएंगे। अभी ये जो सैम्पल पेपर आया उसमें भी मैंने सैम्पल पेपर भी देखा है, तो जो मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ाए थे चैप्टर पढ़ाते वक्त, उसी में से कुछ क्वेश्चन जो है सैम्पल पेपर में भी आए थे, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो। ठीक है। और मेरा विजन ये है कि उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर हो, वो भी मैं आपको दे दूं फटाफट। तो वो सैम्पू 25 क्वेश्चंस वाला पीडीएफ अभी भी नहीं मिला है, मैं जानता हूँ। पर घबराओ मत, चिंता की कोई बात नहीं है। आपके एग्ज़ाम से बहुत पहले हम वो आपको क्वेश्चन दे देंगे। फिलहाल जो आपके लिए रिवीजन है वो आप कीजिए। सर, क्वेश्चंस अभी तक क्यों नहीं मिले हैं? वो क्वेश्चंस अभी तक इसलिए नहीं मिले हैं क्योंकि उन क्वेश्चंस में और रेक्टिफिकेशन एक बार मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने कहा है कि पेपर उन्हीं में से आएगा, तो कहीं ना कहीं ये मेरी अब क्रेडिबिलिटी का सवाल हो गया। सो मैं उसको एक बार और चेक कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऐसा जो आ सकता है जो उसमें कवर अप नहीं है। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया है, क्योंकि ऐसे भी आपके एग्जाम्स अभी तो नहीं है। अगर कल एग्जाम होते या एक हफ्ते के अंदर होता तो बात अलग होती। पर एनीवेज, वो आपको मिल जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है। हैंड रिटन नोट्स ओपन नहीं हो रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं चेक करता हूँ एक बार। ऑडियो वीडियो कंफर्मेशन दे दो। वी आर लाइव राइट? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हम्म। हेलो गाइस। तो यस, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मैं शुरू कर दूंगा। सर फ्रॉम चेक सिस्टम, शुक्रिया जिन्होंने याद दिलाया। लिख लिख करके बताना, जरूर जरूर लिख लिख करके बताएंगे। पढ़ाओ सर, ऑलरेडी इतना टाइम भी। क्या बात है यार, क्या बात है। होता है यार कभी कभी। देखो, शुभम सर ना बहुत ज्यादा पंक्चुअल नहीं है। हम्म। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कभी कभी पंक्चुअलिटी में हो जाता है, पर कोई बात नहीं, माफ कर दो यार, होता है कभी कभी। कोशिश करेंगे कल जो है टाइम से दे। मनी एंड क्रेडिट के नोट, ऐसे कोई नोट्स, कोई मतलब खास नोट्स नहीं है।
तो उसको इसलिए अलग से नहीं दिया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स आपको ऑफ कोर्स मिलेंगे, पर अब तक जो आपको पढ़ाया गया वो एकदम बेसिक है। जैसे चेक सिस्टम में मैं आपको क्या नोट्स दूंगा, ये तो वो चीज़ें है जो आप खुद अपनी कॉपी लेकर के नोट कर सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें तो इस बुक में ही मेंशन्ड है कि हाँ अकाउंट नंबर लिखा है या बैंक ब्रांच कोड है, हाँ जैसे कि चेक नंबर क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। पर अपार्ट फ्रॉम डैट कोई इतना सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं है, मतलब सब्सटैंशियल नोट्स नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, तो इसीलिए आई होप सबको दिख रहा होगा। हैंड रिटन नोट्स जिनके नहीं ओपन हो रहे हैं, देखो वो टेक्निकल टीम से एक बार बात कर ले, कि मुझे इसका आइडिया नहीं है। हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, पर अगर ओपन नहीं हो रहे तो फिर, या कुछ लोग तो बोल रहे हैं मिले ही नहीं है, मैं एक बार बात करता हूँ टीम से, ठीक है। वो चैप्टर पीडीएफ सबको मिल गया है ना, वो चैप्टर पीडीएफ सबको मिल गया है। जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया 25 क्वेश्चंस मैं जल्द आपको दिलवा दूंगा। मैंने वही कहा कि बात क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी का है, तो ऐसा ना हो कोई क्वेश्चन उनमें उनके बाहर से आ जाए, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मैंने लिया है, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दबाजी में नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर पीडीएफ हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर पीडीएफ में वो दूध की मलाई नहीं, दूध का घी आपको दिया गया है, मलाई निकाली गई है, फिर मलाई में से भी घी निकाल के दिया गया है। सिर्फ उतना पढ़ लो, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको देता हूँ। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, चेक पेमेंट पे हम थे। आपको बस इतना ही याद रखना है स्टूडेंट्स की, चेक में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कि एक तो ये साइड में जब आप डबल स्लैश मारते हो तो इसका क्या मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे चेक के साइड में या आप डबल स्लैश मारते हो, इसके ऊपर क्या लिखते हैं, अकाउंट पेई, है ना, क्या लिखते हैं, अगर मुझे पेन मिल जाए बिल्कुल, है ना। तो इसके ऊपर क्या लिखते हैं, ऐसे हम डबल स्लैश मारते हैं, अगर ये सब हटाकर आपको बताया जाए, यस। और इसके ऊपर हम लिखते हैं अकाउंट पेई, PAI, या फिर पेई की जगह आप पेमेंट भी लिख सकते हो, अकाउंट पेमेंट। यानी कि बेसिकली जितना भी अमाउंट का ये जो चेक में लिख रहा हूं, इस चेक को कोई कैश ना निकाल सके, ये किसी अकाउंट में ही इस चेक की पेमेंट होगी। यानी कि इस चेक को मैं इन फॉर्म ऑफ कैश एनकैश नहीं कर सकता, इस चेक को मैं सिर्फ अपने अकाउंट में ही एनकैश कर सकता हूं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैंने नहीं पढ़ाया है, तो उसके नोट्स के बारे में मैं नहीं कह सकता, ठीक है। इस सर इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करा दो प्लीज़, ज़रूर युवांक, इस चैप्टर के क्वेश्चंस करा देंगे। ये चैप्टर बहुत बेसिक है एक्चुअली, इससे कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल नहीं आया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डबल स्लैश यानी कि अकाउंट में ही एनकैश होगा। चेक नंबर जो है वो हर एक चेक का सीरियल नंबर होता है, जो हम कहाँ लिखते हैं, चेकबुक से। चेकबुक खोलोगे तो पहले पेज में एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में हम सीरियल नंबर, चेक नंबर, कितने का अमाउंट है, किसको दिया, ये सब लिख सकते हैं, है ना। जहां तक रही इसमें ये कोडिंग होती है जो बैंक्स यूज करते हैं। अब आपको कोई बहुत बड़ा स्कैम तो नहीं करना है ना, किसी, एक फिल्म आई थी याद है, चलो जाने दो, आपको कोई बैंकिंग स्कैम तो नहीं करना, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखना ये कोड होते हैं जो बैंक्स यूज करते हैं, ऑलराइट। तो आपका चेक सिस्टम भी हो गया है, क्या ही इसमें बताना है, अकाउंट नंबर कहाँ मेंशन होता है, बैंक ब्रांच कोड, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हाँ एक और फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहता था, कि जो भी चेक स्टूडेंट्स होता है ना, तो चेक की डेट है, फॉर एग्जांपल चेक की डेट है, जैसे आज की डेट है 18 जनवरी 2022। तो मानो मैंने आज चेक इशू किया है, फिर भी आप 60 दिन के बाद भी वो चेक निकाल सकते हो। कोई कोई बैंक के चेक में तो 90 दिन होता है, कि एक बार अगर मैंने चेक इशू कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 दिन के अंदर ही निकालना है, नहीं, दिस इज द फैक्ट, कि अप टू 60 डेज, की 2 महीने, यानी कि 1 महीना भी आप रख दो ना चेक को, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बाद भी निकालोगे तब भी वो चेक वैलिड होगा। पर हाँ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, आपके बैंक के हिसाब से क्या है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड अगर आप उस चेक को एनकैश करने की कोशिश करोगे तो वो एनकैश नहीं होगा, ठीक है। तो और 1 महीने से तो ज्यादा ही होता है, 2 महीना होता ही है, ठीक है। द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट्स मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट यानी कि द मनी, है ना, इन्वेस्टेड, या द मनी गिवन टू द बैंक, या इन्वेस्टेड बेटर वर्ड होगा, द मनी इन्वेस्टेड इन बैंक,
वो डिमांड डिपॉजिट है क्योंकि पैसा आप अपनी मर्जी से बैंक में डाल रहे हो। डिमांड डिपॉजिट आपकी डिमांड थी कि मुझे पैसा डालना है, आपने डाल दिया। जब आपकी डिमांड होगी पैसा निकालना है, चेक से निकाल लोगे। सो डिमांड डिपॉजिट इज द मनी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट, अगर इसको थोड़ा और बड़ा करके हम साइड में दिखाएंगे, सो डिमांड डिपॉजिट, what is it? It is money deposited in the account. आपके अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे विशाल कह रहे हैं व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट को हम कहते हैं कंफर्म चेक एक तरीके से। जैसे आप कभी, अभी तो 10th में हो, 11th-12th के बाद जब कभी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना, तो कॉलेज वाले आपसे डीडी मांगते हैं। डीडी इन द सेंस वो आपसे कहेंगे डिमांड ड्राफ्ट लेकर के आओ। सो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट भी एक चेक ही होता है, लेकिन वो आम चेक पे कैसा होता है, अगर आप एक नॉर्मल चेक देखोगे तो उस पर हम पेन से चीज़ें भरते हैं। डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक बना करके देता है, जिसमें प्रिंटेड होता है। आप बैंक को बताते हो, बैंक आपसे पूछता है आपको डीडी। डीडी क्या होता है? वो एक चेक होता है जो प्रिंटेड चेक होता है, यानी कि उसमें आपको हाथ से कुछ नहीं भरना होता, बैंक वाले ही मशीन से प्रिंट करके वो आपको देते हैं। यानी कि उस चेक के ऊपर आप, बैंक वाला आपसे पूछेगा सर आपको, आपने बोला आपको डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाना है, किसके नाम से? तो मानो आप बोलोगे मेरा कॉलेज है, समझो मानो कि केजे सुमाया कॉलेज, उसके हिसाब से मेरे को उसके नाम पर डीडी बनाना है। तो आप उसको एग्जैक्ट नाम, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको नाम बताओगे किसके नाम पर, और उस नाम से उसका अकाउंट होना चाहिए, किस नाम पे आपको डीडी बनाना है, कितने अमाउंट का बनाना है। तो बैंक वाले टाइप करके उस अमाउंट का डीडी बना करके आपको दे देंगे। तो जब बैंक डीडी बना करके देता है, बैंक जब आपको एक चेक इशू करता है, प्रिंटेड चेक, तो बिफोर इशूइंग दैट बैंक चेक्स की, भाई मान ले तुम 1 लाख रुपए का डीडी बनवा रहे हो, तो 1 लाख रुपए है तुम्हारे अकाउंट में, बैंक पहले चेक करेगा, अरे 50,000 है तो बैंक नहीं बना के देगा। सो डीडी क्यों मांगते हैं कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूशन वाले? बिकॉज दे वांट टू बी अश्योर्ड। अगर वो चेक मांगेंगे तो चेक तो पेपर है, उस पर तो मैं खुद अपने हाथ से लिखता हूँ, कोई बैंक तो प्रिंट करता नहीं है। तो मैं 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, मानो मैं लिख दूंगा 5 करोड़, 5 करोड़ का चेक किसी को दे दूंगा, मेरे अकाउंट में है तो नहीं 5 करोड़ रुपए। सो इसीलिए टू बी अश्योर्ड कि जिससे हम चेक ले रहे हैं उसके अकाउंट में सच में जितने अमाउंट का चेक ले रहे हैं उतने पैसे हैं, ही इज केपेबल ऑफ पेइंग दैट टू अस, हम क्या बोलते हैं, तुम चेक मत दो, तुम डिमांड ड्राफ्ट दो। दैट इज बेसिकली द प्रिंटेड चेक, जो बैंक में जाकर के बैंक आपको देगा प्रिंट करके। एंड बिफोर इशूइंग द डिमांड ड्राफ्ट द बैंक ऑलवेज चेक्स वेदर यू हैव सफिशिएंट बैलेंस विद इन योर अकाउंट और नॉट, सर, है ना? यस, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक के देखो बहुत सारे काम है, अगर क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ बैंक, तो सबसे इम्पोर्टेंट लिखना कि वो लोगों के पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है बैंक का कि वो कर्जा देते हैं, ठीक है, लोन्स देते हैं लोगों को। ये दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है बैंक्स के, ठीक है। एनीवेज यहाँ नीचे आ जाओ, उसको हम इलेबोरेटली आगे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स इन इंडिया, सिर्फ पढ़ो एक बार इसको, ठीक है। For example, banks in India these days hold about 15% of the deposits as cash. This is kept as provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. यानी कि बेसिकली हाँ, सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे, यस, हाँ, बेसिकली देखो आपसे बात किस बारे में की जा रही है, वो आपको कह रहे हैं कि बैंक जो है, ठीक है, मतलब बैंक में मानो टोटल उसके पास 100 करोड़ रुपए है, तो ये 100 करोड़ में से 85 करोड़ रुपीस, यानी कि 85% जो है बैंक क्या करता है, बैंक लोन्स दे देता है लोगों को, कर्जा दे देता है 85 करोड़ रुपए का। और सिर्फ 15 करोड़ रुपए बैंक अपने पास रखता है, कि क्योंकि रोज कुछ ना कुछ लोग आते हैं घर खर्च के लिए, बैंक से पैसे निकालने के लिए। अब बैंक के पास सिर्फ 15 करोड़ है, टोटल 100 करोड़ लोगों ने जमा किया है, पर उसमें से 85 CR, 85% जो 85 करोड़ या 85% जो है, करोड़ तो एग्जाम्पल है, आप परसेंट याद रखना,
अराउंड 85% बैंक लोन्स दे देता है लोगों को, और सिर्फ 15% अमाउंट अपने पास रखता है, ताकि अगर कोई अपना पैसा विड्रॉ करने आया, ठीक है, मानो किसी को घर खर्च के लिए पैसे चाहिए, किसी घर में कुछ काम पड़ गया, तो इस 15% में से बैंक वो पैसे आपको दे देगा। बाकी 85% जो है बैंक लोन्स में दे देता है। और ऐसा नहीं है कि लोन जो है वो ऐसे ही पैसा गया, इस लोन पे, ये लोन का पैसा तो बैंक को टाइम टू टाइम वापस मिलता रहता है, प्लस इसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट कमाता है ना। तो बैंक्स बेसिकली अपना 1 रुपए डाले बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर कैसे कमाते हैं, कि वो आप ही का पैसा आपसे लेकर के किसी और को दे देते हैं। वो आप ही का पैसा आपसे लेकर के किसी और को दे देंगे कर्जे पर, वो उसको कर्जा तो वापस देना है प्लस इंटरेस्ट भरना है। तो अब क्या है, वो पैसा वापस आएगा, बढ़ करके वापस आएगा। जैसे अगर मैंने किसी को 6% पे इंटरेस्ट दिया, तो मेरे टोटल पैसे के ऊपर 6% इंटरेस्ट वो मेरे को देगा। तो मतलब बैंक्स इस तरीके से कमाते हैं कि बैंक खुद अपना 1 रुपया नहीं डालता, वो इनका पैसा लेके इनको देगा, और इनसे पैसा लेकर के, क्यों लोन जो वापस दिया उससे पैसा वापस लेकर के इसको देगा, है ना। सर अगर चेक आउट ऑफ डेट हो जाए तो उस पे चार्ज लगेगा क्या, पैसे नहीं निकलने पर? अगर चेक आउट ऑफ डेट हो जाए तो वो चेक बैंक लेगा ही नहीं। वो अब उस चेक में और एक आम कागज के टुकड़े में कोई फर्क नहीं है, आप फाड़ करके फेंक दो या उसकी हवाई जहाज बनाओ, दैट चेक इज नॉट वैलिड। एक जहां तक रही कि पैसे अगर नहीं है, सो दैट इज चेक, राजू भाई देखो, 21 दिन में नहीं 25 दिन में पैसा डबल, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, जहां तक रही, यस, तो वो चेक काम नहीं आएगा। हाँ, जहां तक रही कि अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उसको हम चेक बाउंस कहते हैं। हाँ, इस केस में पेनल्टी होती है, कि मानो कि फॉर एग्जांपल आपने मेरे को एक चेक दिया, और उस चेक में मानो 10,000 रुपये का चेक दिया, पर आपका लास्ट मोमेंट में कोई ईएमआई कट गया, या आपके अकाउंट में उतने पैसे नहीं है, आपके अकाउंट में 9,000 ही है, पर आपने चेक 10,000 का दिया है, तो मैं जब अपने बैंक को दूंगा तो चेक बाउंस हो जाएगा, क्योंकि 10,000 रुपये है ही नहीं आपके अकाउंट में। तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में से कुछ पेनल्टी काटेगा, कि तुम्हारी गलती है ससुरा, तुमने दिया कैसे, बैलेंस चेक नहीं किया, और प्लस वो मेरे अकाउंट से भी पेनल्टी काटेगा, कि तो ये तुमने क्योंकि बाउंस चेक कैश इन किया है, हमारा टाइम वेस्ट किया, इसीलिए जब चेक बाउंस होता है, सो बेसिकली बोथ द डिपॉजिटर एंड द पेयर हैव टू पे अ सर्टेन पेनल्टी, इसलिए चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। चेक करके हमेशा देते हैं कि भाई जितने अमाउंट का चेक दे रहा हूं मैं, उतना अमाउंट है ना, समझ गए। हाँ, तो मेजर, बिकॉज मेजर पोर्शन एक्सटेंड लोन, जो मैंने आपको बताया, बैंक जो है अपने अमाउंट का मेजर जो है, मेजर हिस्सा जितना पैसा बैंक के पास होता है उसका क्या करता है, लोन देता है, ठीक है। और उसी का जो है आपको यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, ठीक है। डिपॉजिटर्स पैसा देते हैं, बैंक लोन देता है, और ये जो जिसने लोन लिया वो इंटरेस्ट के साथ वो लोन जो है वापस कर देता है। तो बैंक का एक्चुअली वो दूसरों के पैसों पे ही पल रहा है, खुद बैंक कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, अब यहाँ पे आपको एक कहानी दी गई है। अब आपको एक कहानी जो है समझनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इस कहानी से आप एक कॉन्सेप्ट जो है समझ सकते हो, ठीक है। बैंक कितना लोन देते हैं मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट सोर्स कितना है, यानी कि आपकी आमदनी कितनी है, आप कितना ज़्यादा गारंटी रख सकते हो। मानो कि कुछ प्रॉपर्टी है नहीं और 1 करोड़ का लोन मांगोगे तो नहीं मिलेगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर अंबानी या फिर रिलायंस, टाटा, है ना, ये आपका विजय माल्या पैसा लेके कैसे भाग गया, इसका बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था, है ना, किंगफिशर का। अभी तो सिर्फ बियर मिलती है किंगफिशर की। तो इसने क्या किया, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर था किंगफिशर, एयरलाइन एक टाइम पे बहुत फेमस थी। तो यही था कि इसका बिजनेस देख करके बैंक ने इसको कई 100 करोड़, कई 1,000 करोड़ का लोन दे दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इनको लगा ये तो वापस करेगा ही। पर इसका बिजनेस डूबने लगा, ये क्या किया, सारा पैसा लेकर के लंदन भाग गया, विदेश भाग गया। तो देखो, बैंक मैक्सिमम कितना लोन देता है, जैसा एक बच्चे ने पूछा या बच्ची ने पूछा, इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है, वो डिपेंड करता है कि लोन मांगने वाला कौन है, ठीक है। तो बैंक तो भाई हजारों करोड़ का लोन भी दे सकता है। ध्यान से पढ़ना, देखो देखो मैं कहानी आपको बताता हूँ। देखो, एक ना शू मैन्युफैक्चर था, जूता बनाता था, सलीम नाम का शख्स जो है, वो जूते बनाने का छोटा सा धंधा करता था। एक दिन एक शहर के बड़े व्यापारी ने उससे कहा कि मेरे को 3,000 जूते चाहिए, 3,000 जोड़ी। यानी कि अब जूता आदमी लेगा तो जोड़ी ही लेगा ना। वो फिर हेरा फेरी में है ना, अक्षय कुमार वो जूता बेचने जाता है शाम का,
तो दोनों जूता दिखाता है, तो बोलता है 150 रुपया देगा। तो अक्षय कुमार बोलता है एक का 150 यानी दो का 300 ना। तो वो कचरा सेठ बोलता है ना, ये कचरा सेठ का कचरा मत कर, अब आदमी जूता ले रहा है तो जोड़ी ही देगा ना। तो वैसे यहाँ पर भी 3,000 जूते अगर पूछे जा रहे हैं, तो 3,000 जूते यानी कि 3,000 पेयर्स, यानी कि टोटल इंडिविजुअली गिनोगे तो 6,000 जूतों का ऑर्डर है। एनीवेज कंफ्यूज मत हो, 3,000 जूतों का ऑर्डर मिला उसको, और लेकिन उसको ये कहा गया कि उसको 1 महीने के अंदर ये जूते देने हैं, है ना। अब सलीम को लगा कि यार मैं जूता अगर खुद बनाऊंगा तो एक, ये सलीम शू मैन्युफैक्चर है, ठीक है, तो शू मैन्युफैक्चर जो है वो मतलब जूते खुद बनाता है अपने हाथ से। तो सलीम बोलता है मेरे को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है 3,000 जूतों का, वो भी 1 महीने के अंदर, यानी कि 1 महीने में जो है बेसिकली कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में मेरे को कितने दिन है, 3,000 जूतों के पेयर बनाने हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक दिन में उसको बहुत सारे जूते बनाने हैं, जो उसके एक के बस से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि करीब 100 जूते उसको रोज बनाने पड़ेंगे। अब जूतों के पेयर की बात हो रही है, तो इन द सेंस टोटल 6,000 जूते बनाने हैं, 3,000 पेयर में, 6,000 इंडिविजुअली, तो बेसिकली उसको बहुत सारे जूते बनाने हैं। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मेरे को और मजदूरों की ज़रूरत होगी, पर ये इतना बड़ा जूते का व्यापारी नहीं है, तो इसके पास मजदूर नहीं है। तो इसने क्या बोला कि यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि व्यापारी तभी पैसा देगा जब उसका काम पूरा हो जाएगा। 3,000 जूते, 30 दिन, तो मुझे कुछ लोगों की जरूरत होगी, प्लस 3,000 जूते बनाने के लिए उतना सारा रॉ मटेरियल चाहिए, उतना लेदर चाहिए, उतनी लेसे चाहिए, उतना सोल चाहिए। यानी कि मटेरियल खरीदने में, रॉ मटेरियल खरीदने में बहुत पैसा जाएगा, कुछ लोग हायर करने पड़ेंगे पूरे 1 महीने के लिए, उन लोगों की तनख्वाह के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो इसने सोचा अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहले वो एक लेदर सप्लायर के पास गया जो लेदर देता है जूतों के लिए, और उसने लेदर सप्लायर को कहा कि वो आज उसको लेदर दे दे 1 महीने में 3,000 जूतों का, वो उसको बाद में पैसे दे देगा। तो लेदर वाले को लगा होगा ठीक है, अब लेदर की दुकान में बहुत ऑर्डर आता है, उसने दे दिया, बोला ठीक है 1 महीने बाद पैसे दे देना, 3,000 जूतों का लेदर मैं तेरे को दे देता हूँ। फिर उसने क्या किया, वो गया, he obtains loan in cash from the large traders advance payment from for 1,000, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit and review. Basically वो क्या हुआ, जिस जूते के व्यापारी ने उसको दिया था 3,000 का ऑर्डर, वो उसी व्यापारी के पास गया और उसने कहा कि आप मेरे को 1,000 जूतों का एडवांस पेमेंट दे दो, आप 1,000 जूतों का एडवांस पेमेंट दे दो, काम होने के बाद बचे 2,000 का भी दे देना। तो व्यापारी ने उसको दे दिया, और सलीम ने 1,000 जूतों, अब तक एक जूता दिया नहीं है सलीम ने, उसको टोटल देने 3,000 है, पर जिसने उसको ऑर्डर दिया उससे उसने कहा देखिए 3,000 जूते चाहिए, 1,000 जूतों का आप पेमेंट मेरे को दे दीजिए, 2,000 का लास्ट में काम होने के बाद दीजिएगा, तो टोटल मेरा 3,000 जूतों का पैसा हो जाएगा। तो व्यापारी ने बोला ठीक है 1,000 जूते के तुम इतने पैसे ले लो जितने में हमारी बात हुई है, और सलीम ने वो पैसा लिया, उससे अपने मजदूरों को पैसे दिए, है ना। ये लेदर वाले को तो पैसा लास्ट में देगा, है ना, है ना। तो बेसिकली स्टूडेंट्स बात यहाँ पे यही पे हो रही है कि 1,000 पेयर्स ऑफ शूज जो है उसके पैसे उसने एडवांस में ले ली, और बाद में ऑर्डर जो है कंप्लीट कर दिया, और फिर उसको ये नहीं देना पड़ा, ऑर्डर उसने कंप्लीट कर दिया और फिर उसका मुनाफा हो गया, ऑलराइट। तो इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। देखो याद रखना, क्रेडिट का मतलब होता है लोन, हमेशा याद रखना। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, ठीक है। ये मैं बैंकिंग टर्म में आपसे बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के टर्म में। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स अगर कोई बोलता है आई वांट अ क्रेडिट ऑफ 10,000 यानी कि 10K, यानी कि ही वांट्स अ लोन ऑफ 10,000 यानी कि 10K, सो क्रेडिट ऑलवेज मीन्स लोन, ठीक है। इताची उछला, यही नाम है ना, उचीचा, ऐसा कुछ नाम है शायद। एनीवेज, अब ये तो एक सक्सेसफुल केस था, अब एक खराब केस या फिर एक अनसक्सेसफुल या अनफॉर्चुनेट केस जो है वो भी आप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक एक करके डिस्कस कराए जाएंगे, टेंशन मत लो।
Swapna, a small farmer, grows groundnut on a 3 acres of land. She takes a loan from the money lender to meet the money. स्वप्ना एक छोटी सी किसान है, वो क्या करती है, मूंगफली उगाती है, समझो, है ना। 3 एकड़ की जमीन है उसके पास, यानी कि जमीन बहुत बड़ी है। उस सारी जमीन पे मूंगफली उगाती है, क्योंकि मूंगफली महंगी बिकती है मार्केट में चावल गेहूं से, तो मूंगफली उगाती है। अब क्या है, वो एक मनी लेंडर से, यानी कि वो क्या करती है, एक जमींदार से, सेठ से कर्जा लेती है, अब वो खेती करने के लिए। अब उसको लगता है कि जब खेती हो जाएगी तो 3 एकड़ की जमीन है, बहुत सारी मूंगफलियां होगी, मार्केट में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होगा, इससे मैं अपना कर्जा चुका दूंगी। पर प्रॉब्लम ये आती है कि उसके जो खेत में जो पौधे होते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं। अब वो डर जाती है कि कीड़े तो पौधा खा के सब खत्म कर देंगे, तो वो डर के मारे क्या करती है, वो पेस्टिसाइड खरीदती है, जो कीड़े मारने के लिए कीटनाशक होता है। वो महंगे से महंगा पेस्टिसाइड खरीद करके डालती है कि मेरी फसल बच जाए, फसल बच जाए। पर कीड़े नहीं छोड़ते, उसकी फसल खराब ही हो जाती है, उसकी क्रॉप फेल हो जाती है। माफ करना यार, पर अच्छा नहीं लग रहा, पर यही हुआ देवी जी के साथ। तो इन देवी के साथ आगे क्या होता है फिर, उसने, उसको समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं, उसका कर्जा देने का टाइम हो गया और उसके पास पैसे नहीं है। उल्टा उसके पास जो कुछ पैसे थे वो भी खर्चे हो गए, महंगे से महंगा कीटनाशक या पेस्टिसाइड खरीदने में बहुत डर जाती है। अब क्या होता है, अगले साल स्वप्ना को एक और कर्जा लेना पड़ता है, पुराना कर्जा भरने के लिए। और इस साल जो खेती होती है वो नॉर्मल होती है, ऐसे बहुत अच्छी नहीं होती, होती है, नॉर्मल होती है। तो इस साल भी उसकी जो है ना, आपको पता है स्टूडेंट्स क्यों ऐसा होता है कि किसान आत्महत्या करते हैं, क्योंकि बैंक्स होते नहीं है गांव में हर जगह। अगर आप ये कहोगे ना कि लोन जो है, अब इस यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, हाँ एक बच्चे ने अच्छा याद दिलाया सर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखो यहाँ पे एक, है ना, why do villagers take loan from informal sources of credit? Why do villagers take loan from informal sources of credit? समझ रहे हो, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, क्या हो गया? Why do villagers take loan from informal sources of credit? यानी कि विलेजेस की बात हो रही है, या फिर कई बार क्या होता है, रूरल एरियाज कह दिया जाता है कि वाई डू विलेजर्स, या वाई इन रूरल एरियाज पीपल टेक लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस। यानी कि फॉर्मल सोर्सेस क्या होते हैं और इनफॉर्मल सोर्सेस क्या होते हैं, पहले तो आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा। फॉर्मल सोर्सेस की जब कोई बात करता है तो वो ऑफिशियल सोर्सेस की बात करता है कर्जे की, जैसे बैंक हो गया, या किसी कंपनी के कॉरपोरेट फंड से भी आप कर्जा ले सकते हो, ठीक है, ये होता है। इनफॉर्मल सोर्सेस में क्या आते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेस में जैसे कि आपने किसी अपने रिश्तेदार से, किसी फैमिली मेंबर से लोन ले लिया, है ना, या अपने फैमिली मेंबर के अलावा आपने किसी से, मानो किसी, हाँ यहाँ लैंडलॉर्ड से, किसी आपके गांव के मोटे लाला सेठ, किसी गांव के लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार से लोन ले लिया आपने। तो ये सब जो हो गया, ये हो गया इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका जवाब जो है आपको अभी बताया जाता है, ऑलराइट। सो एक सेकेंड, हाँ, here we are, एंड यस, एक सेकेंड, थोड़ा ब्लैकआउट हो गया स्क्रीन कुछ टाइम के लिए, पर उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। डोंट वरी, वी आर स्टिल हेयर, ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, पर आपको बेसिकली याद रखना है कि सवाल चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, भाई जवाब लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जवाब भी 10-15 होंगे, नहीं, ठीक है। यस, वी आर कमिंग बैक, डोंट वरी स्टूडेंट्स।
हाँ हाँ हाँ, बस बस आ गए आ गए आ गए आ गए। हाँ मुझे पता है, स्क्रीन गई, मैं ही तो लेके गया हूँ, है ना। कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए लेके गया। आ रहा हूँ, बस यहीं पर हूँ। यस यस यस, वी आर बैक, वी आर बैक, वी आर बैक, यस। अब मुझे बस इसको एक बार क्रॉस चेक करना है कि यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं है। एंड वी आर कमिंग बैक, एंड हियर वी आर। स्वप्नास प्रॉब्लम, यहीं पे स्टॉप किया था ना। तो अब प्रेजेंटेशन खोलना पड़ेगा एक बार, और उस हिसाब से जो है जवाब लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखो। अरे देखा है क्या आपने मेरा वो सैम्पल पेपर वाला सेशन? लैक ऑफ कोलैटरल, अनएजुकेटेड है, सो कांट डू मच पेपर वर्क, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक्स। अनअवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक्स यानी कि बैंक्स जो है हर जगह अवेलेबल नहीं है। गांव गांव में बैंक जो है इतने ज़्यादा अनअवेलेबल नहीं है, और कहीं कहीं पे ट्रस्ट का इशू भी है ना। कि दे आर अफ्रेड, कि लोग जो हैं वो डरते हैं कि इस कंपनी को तो हम जानते नहीं, गांव के सेठ को तो सालों से जानते हैं, कंपनी बैंक को तो जानते नहीं है। सो पीपल आर अफ्रेड ऑफ कॉरपोरेट्स एंड बैंक्स, यानी कि कॉरपोरेट से, बैंक से, है ना, कंपनी से। कॉरपोरेट यानी कि क्या, यानी कि कम अलग अलग कंपनी से लोगों को क्या होता है, डर होता है। इस वजह से भी ये कुछ कारण है जिनकी वजह से लोग जो है लोन नहीं लेते। अगर कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोलैटरल, तो कोलैटरल क्या है, बेसिकली वो चीज़ जो आप एज अ गारंटी रखते हो, ठीक है ना, फॉर लोन, अपनी लोन के लिए। यानी कि इन केस अगर आप अपना कर्जा नहीं भर पाए तो उसके लिए क्या गारंटी रखोगे, ठीक है ना। तो लैक ऑफ कोलैटरल की बात हो रही है यहाँ पे, बेसिकली जो आप गारंटी रखते हो लोन के लिए। हाँ यहाँ गलत लिख दिया मैंने, अनएजुकेटर नहीं है, अनएजुकेटेड होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? यस। अब गांव के लोग या विलेजर्स ज़्यादातर अनएजुकेटेड होते हैं, तो पेपर वर्क करने में भी उनको क्या होता है, जैसे पेपर वर्क करना है तो उसमें भी जो है दिक्कत आती है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक्स, इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि बैंक्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर इन एवरी विलेज। और एक ट्रस्ट इशू आ जाता है कि वो डरते हैं कॉरपोरेट्स में या बैंक्स में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि बैंक कहीं पैसा लेके भाग ना जाए, क्योंकि उन्होंने बैंक के सिस्टम को कभी इतनी बारीकी से समझा नहीं है या देखा नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं डर लगता है कहीं ये जो बैंक्स हैं ये हमारा पैसा लेकर के भाग ना जाए, है ना। सो ट्रस्ट इशू जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है, ठीक है।
यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक जो ब्लैक चीज जो हाईलाइट की गई है, मैं उसके पास आता हूँ। यस, क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल। कि क्रेडिट का मतलब हमेशा होता है कर्जा, यानी कि कर्जे की बात हो रही है, ठीक है। क्रेडिट मतलब तो चलो कर्जा होता है, पर कर्जा जो है अलग अलग केसेस में अलग अलग रिएक्शन देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट क्या होता है। सो क्रेडिट टॉक्स अबाउट लोन्स, है ना। एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट, एडवांटेजेस क्या है क्रेडिट क्रेडिट के बेसिकली, कि मतलब मनी सपोर्ट की पैसा जो है वो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ क्रेडिट का एडवांटेज क्या है कि टाइम टू रीपे, कि जो पैसा आपने लिया है उसको रीपे करने के लिए ऐसा नहीं है कि आज पैसा ले रहे हो तो कल दे दो, टाइम दिया जाता है आपको पैसा जो है रीपे करने के लिए, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं क्रेडिट के। एक तो कोलैटरल की, कोई भी जो है कर्जा आपको बैंक हो या कोई ज़मींदार बिना कोलैटरल के नहीं देता। कोलैटरल होता है, कोलैटरल आपको देना पड़ेगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट, इस क्वेश्चन के आंसर को हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमेशा एक रिस्क होता है कि मे बी आप उस क्रेडिट को पे जो है नहीं कर पाओगे। तो अगर कोई पूछता है, ठीक है ना, कि व्हाट इज अ क्रेडिट, सो क्रेडिट मींस लोन। What are the advantages and disadvantages of credit? So advantage of credit is that it provides money support and you have some time to repay। कोई भी कर्जा देगा, जमींदार देगा, बैंक देगा, ऐसा नहीं होता कि आज पैसा ले ले कल दे दे, नहीं, कुछ टाइम दिया जाता है, एक महीना एक साल। सो क्रेडिट प्रोवाइड्स यू, अ लोन प्रोवाइड्स यू अ मनी सपोर्ट, पैसा आपको मिल रहा है, एज वेल एज समय मिल रहा है, सो इट गिव्स यू टाइम टू रीपे द लोन। डिसएडवांटेज क्या है क्रेडिट का, यू हैव टू गिव कोलैटरल, कोलैटरल रखना पड़ता है। दूसरा, देर इज अ रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पे। एक रिस्क होता है कि क्या पता आपका पैसा तो है नहीं, डूब गया तो डूब गया, किसी और का पैसा है, मानो पैसा डूब गया जो आपने लिया, या आप वापस लोन नहीं भर पाए। सो बेसिकली हाँ, सो बेसिकली आप जो है उस लोन के साइकिल में हमेशा हमेशा के लिए फंस करके रह जाओगे, इसका डर होता है एक तरीके से, ठीक है। सो दैट्स वाई ये थोड़ा पेनफुल सिचुएशन होती है, ठीक है। इसके बाद, हाँ, अगर इस टॉपिक से और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो किस बारे में, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, वो जब आएगा मैं डिस्कस कराऊंगा, फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। यहाँ कोलैटरल की डेफिनेशन जो है, इट इज़ एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स। मतलब बेसिकली अगर कोलैटरल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसकी फॉर्मल डेफिनेशन मैंने आपको नहीं लिखवाई है, ठीक है। इनकेस अगर क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है आपसे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कोलैटरल, व्हाट डू यू मीन बाय कोलैटरल, याद रखना। अब इसको कुछ लोग बोलते हैं इट इज एन एसेट, मैं तो बोलता हूं इट इज अ गारंटी। एक हम सत्यम अलग अलग तरीके से उसको व्यक्त कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो कोलैटरल इज अ थिंग विच इज टेकन एज अ गारंटी। या इसको और सिंपल करके लिखते हैं, क्या सब चला गया क्या, अरे यार। व्हाट डू यू मीन बाय कोलैटरल,
collateral is a guarantee collateral is a thing or commodity that is taken as a guarantee for providing the loan. अब यहाँ पे थिंग और कमोडिटी अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो जो वर्ड आपकी बुक में यूज़ किया गया है, इट इज़ एन एसेट. सो बेसिकली कोलैटरल एक एसेट हो सकता है, वो कोई थिंग हो सकता है. ये वर्ड यूज़ करो, या तो एसेट यूज़ करो चलेगा, थिंग यूज़ करो चलेगा. तीनों वर्ड एक साथ मत यूज़ करना. इट इज़ इधर एन एसेट, थिंग या कमोडिटी, कोई भी यूज़ करना. कोलैटरल फिलहाल के लिए पकड़ते हैं. कोलैटरल इज एन एसेट दैट इज टेकन एज अ गारंटी फॉर प्रोवाइडिंग द लोन. इसी को हम कहते हैं कोलैटरल. इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि अब कोलैटरल लेते क्यों है कि इनकेस आप लोन नहीं भर पाए तो कोलैटरल की चीज़ आपको वापस नहीं मिलेगी. जैसे कि कोई गया, उसने अपनी बीवी के जेवर रख दिए किसी सेठ के पास गिरवी, और सेठ ने जेवर देख करके सोने के थे 50,000 रुपये कर्जा दे दिया. तो इन केस वो मजदूर कर्जा वापस नहीं दे पाया तो सेठ उसकी बीवी के जेवर भी वापस नहीं देगा. तो उसी पॉइंट को लिख दो इंग्लिश में. इन केस द लोन इज नॉट रीपेड, इन केस द लोन इज नॉट रीपेड, द मनी लेंडर, एक लेंडर होता है लोन में, एक बोरोवर. लेंडर जो दे रहा है, बोरोवर जो ले रहा है. सो इन केस द लोन इज नॉट रीपेड, द लेंडर विल क्लेम द कोलैटरल, कि वो बोलेगा तूने मेरा पैसा नहीं दिया इसलिए कोलैटरल भी जो है मैं नहीं दूंगा. सो अब यहाँ पे लिख सकते हो आप कि लेंडर विल क्लेम द कोलैटरल या लेंडर विल नॉट गिव द कोलैटरल. एकम सत्यम, सब जो है एक ही बात है. ठीक है. सो इसको आप इजीली इस तरीके से समझ सकते हो. ठीक है. बस इतना ही है. तो बकवास है ये सब, क्या ही पढ़ोगे आप. हाँ ये अच्छा है. लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स. कोऑपरेटिव क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाना पड़ेगा. चलो ये सब हटा दो, तो डायरेक्ट बताओ आपको कि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं. कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव्स जो हैं बेसिकली कुछ कुछ वो, मतलब जैसे कि एक यूनियन होता है या एक ग्रुप होता है जहाँ पे आपका मनी जो है वो पूल किया जाता है. पूल किया जाता है या एक तरीके से कलेक्ट किया जाता है, या जिसको हम कह सकते हैं एक्यूमुलेट किया जाता है. अलग अलग तरीके से लिखा जाता है पर बात एक ही है. यानी कि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल मानो कि फॉर एग्जांपल कि मानो कि ऑटो रिक्शा वाले हैं. अब बहुत सारे 20-25 ऑटो रिक्शा वालों ने मिलकर के अपना एक यूनियन बना लिया और उन्होंने तय किया कि मानो कि हम सब जो है रोज 1-1 हज़ार रुपए बचाते हैं हर महीने. एक ऑटो वाले की तनख्वाह कितनी होगी? 10-15 हज़ार रुपए महीने की. तो वो सब तय करते हैं कि हम हर महीने 1 हज़ार रुपए बचाएंगे, और उस 1 हज़ार रुपए को हम क्या करेंगे, बैंक में नहीं रखेंगे, हम हमारी सेविंग्स को एक कोऑपरेटिव फंड में रखते हैं. यानी कि क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि चलो हमको ना हम 20 लोगों को मिल करके एक कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट खोलना है. तो बैंक बोलेगा ठीक है, इसमें आप 20 की हिस्सेदारी होगी. तो 20 लोग मिलकर के एक बैंक अकाउंट खोलेंगे जिसको कोऑपरेटिव अकाउंट कहते हैं, और हर महीने सब लोग 1-1 हज़ार रुपए जितनी भी जिसकी सेविंग है महीने की, सब उस बैंक में इन्वेस्ट करेगा.
तो एक महीने में उसमें 20,000 रुपये आ गए, 4-5 महीने में 1 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ऐसे वो जो है पैसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, और उस वो कोऑपरेटिव जो है वो हर किसी का है। इन केस किसी को एकदम से कर्जे की जरूरत पड़ गई, किसी की बेटी की शादी है, किसी घर में किसी का किसी के की मतलब गोद भराई हो गई, कुछ भी हो गया, इन केस आपको अगर पैसे की अर्जेंट जरूरत है, कोई फंक्शन है, दहेज देना है, तो उसमें क्या है, वो आप उस कोऑपरेटिव से पैसे ले लोगे, उसमें सिर्फ आपके नहीं और भी लोगों के पैसे हैं, पर वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारा तो लाइफ टाइम के लिए, कल को इसके घर में जरूरत होगी, उसके घर में जरूरत होगी, सब जो है यहीं से पैसे लेंगे। तो ये कोऑपरेटिव के लिए, ठीक है। वॉइस चिन्ह को क्लियर नहीं मैं करूंगा, ठीक है, एक ऑलराइट। और पता नहीं चैट में क्या ही बातें हो रही है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन से 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 5-7, 5 पकड़ के चलो। उन क्वेश्चंस को भी कल आपको डिस्कस कराया जाएगा, और एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर और कितना बड़ा है, ताकि कल आपका ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ये कुछ हद तक बता चुका हूँ। मेरे ख्याल से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताने चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, ठीक है, मैंने देख लिया है ओवरव्यू जो है इस चैप्टर का। फिलहाल के लिए इस सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी है, वो पढ़ाया जाएगा आपको। फिलहाल इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में आपको क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे, और उनके आंसर्स आपको याद करवाए जाएंगे, और फिर हम जो है इसे स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल।